मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम पुस्तक कृतिका से पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे हैं, जिसकी लेखिका हैं मधु कंकारिया। मधु कंकारिया लेखिका द्वारा महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रबद्ध जीवन की ऊब से बचने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा की गई है। इन्हीं यात्राओं का वृत्तांत उसने अपनी इस कथा में, इस कहानी में किया है। देखिए आगे वो क्या कहना चाहती हैं कि उन्होंने एक और गंगटोक की रात्रि के बारे में वर्णन किया, दूसरी ओर कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा भी दिखाई गई, बौद्ध पताकाओं का यूमथांग में महत्व दिखाया, उधर कभी लॉन्ग स्टॉक प्रकृति की मनोरमता और प्रकृति और पर्यावरण के बारे में बताया। आगे वो बताती हैं कि भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल कुछ स्त्रियां किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं और किस प्रकार उनके बच्चे स्कूल जाने के बावजूद इन पहाड़ों के जो इतनी खतरनाक स्थान हैं, उन स्थानों पर वह स्कूल जाते हैं। उसके बाद अपनी माँओं के साथ, अपनी माताओं के साथ किस प्रकार मेहनत करते हैं, इस तरह का वर्णन करते हुए आगे कहती हैं, पहाड़ी जीवन की कठोरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक ही जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मड़ोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदल दिया जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, कि जरा सी चूक होने पर सीधा मृत्यु को प्राप्त होना। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था कि जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड दैट टू बिल्ड दीज रोड्स। आप तब ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, उन आदिवासी स्त्रियों के फूले हुए पांव इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ से में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। इतना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। इस वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियां किस बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। इस लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, जब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम, ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरफ यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यह जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपने माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर उठोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे।
खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू की, फिर एक दृश्य पहने सिक्किमी परिधान, बोकू पहने मतलब एक सिक्किमी परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यूम थोंग पहुंचने के लिए हमें रातों भर लायुंग में पढ़ा लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों सी घुंघराओं की रुनझुनाहट सी आंखें अन्यास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बौद्धित्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति को इस तरह लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया कि हिमालय अब हमारे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। इस प्रकार लेखिका ने यहाँ पर एक ओर प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है तो दूसरी ओर वहाँ पर मेहनत करने वाले लोगों के बारे में उनके श्रम का वर्णन किया है कि किस प्रकार वो इतना श्रम करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं और अपनी ज़िंदगी इस तरह से व्यतीत करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और दिए गए प्रश्नोत्तरों का स्मरण करें।